दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। और आज का ये क्लास भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल का एमजेपी आयु का जो पेपर है उसे हमने उठा लिया है। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री का जब आप सेकंड पेपर देने जाओगे कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें से आपको कम से कम 25-30 क्वेश्चन रिपीट मिल जाएं, यानी ये एक अकेली वीडियो आपको पास करा सकती है, ठीक ठाक नंबर दिलवा सकती है अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना भाई, सारी चीजों को डिटेल में बताएंगे। जितनी बड़ी वीडियो हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक देख डालो। इसके बाद प्लेलिस्ट देखो, जो करना है वो करो। लेकिन अगर आपका पेपर मेरे भाई है और कुछ नहीं पढ़ा है तो शुरुआत यहां से करो। कोई दोस्त है परेशान है उसे ये वीडियो शेयर करो। चलो शुरू करते हैं। 15 दिन का ये चैलेंज है भाई। कोशिश करेंगे कि डेली आपको 3 वीडियोस इस चैनल पर और 3 वीडियोस दूसरे चैनल पर भी दें, और डेली 5-6 वीडियोस अगर बनाते हैं तो 80 से 90 वीडियोस डिलीवर होंगी और इतना बेहतरीन कंटेंट होगा कि सारे सेमेस्टर्स को आराम से कवर कर लेगा भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, यानी जब भी कभी हीट के फ्लो की स्टडी करते हैं और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के फॉर्म की स्टडी करते हैं इनटू ऑफ या आउट ऑफ अ सिस्टम अंडरगोइंग फिजिकल और केमिकल चेंज, यानी किसी सिस्टम के अंदर फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, हीट की स्टडी कर रहे हैं, एनर्जी की स्टडी कर रहे हैं, एनर्जी के बदले हुए फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं। किसमें करते हैं भाई? तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं इन सब चीजों की। थर्म का मतलब हीट होता है, डायनेमिक्स का मतलब गति होता है, यानी ऊष्मा गति की, जिसमें हम लोग ऊष्मा के बारे में, एनर्जी के बारे में गति करेंगे भैया, स्टडी करेंगे, उसे हम लोग थर्मोडायनामिक्स कहेंगे भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स विद, जो ऊष्मा गतिकी का पहला नियम होता है, सभी को पता है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या होता है भैया कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मैथमेटिकल फॉर्म होता है भैया Q बराबर डेल्टा U प्लस W, यानी ऊर्जा का जो कुल भाग है उसका कुछ भाग इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और बाकी भाग बाहरी वातावरण पर कार्य करने में खर्च हो जाता है। यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। अ सिस्टम दैट कैन ट्रांसफर बोथ एनर्जी एंड मैटर, ध्यान से समझो, हमने आपको बता रखा है भैया, जैसे ये पेन है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो भी कुछ है वो सराउंडिंग है। अगर इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सब कुछ आदान प्रदान हो सकता है, यानी भैया एनर्जी का भी ट्रांसफर हो सकता है, मैटर का भी ट्रांसफर हो सकता है, तब वो कैसा सिस्टम कहलाएगा? तो वो एक ओपन सिस्टम कहलाएगा। जैसे हम क्या करें, एक भगोने में, खुले भगोने में पानी रख दें, उसे खौलने के लिए रख दें भैया, तो भैया जो पानी है वो भी भाप बन के उड़ सकता है और जो एनर्जी है वो भी वायुमंडल में यानी वातावरण में ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब वो एक ओपन सिस्टम है। इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द पाथ, कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो रास्ते पर निर्भर करती है, पाथ पर डिपेंड करती है? तो भैया पाथ पे कौन डिपेंड करता है? वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो पाथ पर डिपेंड करती है। द इंटरनल एनर्जी इज द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड दैट एट, ध्यान से समझिए, इंटरनल एनर्जी क्या है? तो इंटरनल एनर्जी क्या है भैया? आंतरिक ऊर्जा क्या है? कितनी हीट इवॉल्व हुई, यानी कितनी हीट निकली या फिर कितनी एब्जॉर्ब की गई एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी निश्चित आयतन पर निकलने वाली हीट या अवशोषित की जाने वाली हीट को ही हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं भाई। ठीक है, फटाफट से चलते हैं क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज, जरा ध्यान से समझते हुए चलिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज एक्सप्लेन्ड हाउ इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क रिलेट टू वन अनदर, यानी कौन कौन भैया? इंटरनल एनर्जी, उसके अलावा हीट यानी Q हो गया, डेल्टा U हो गया और वर्क यानी W हो गया। अभी बताया Q बराबर क्या होता है? डेल्टा U प्लस W होता है। इसका मतलब इन तीनों में रिलेशन कौन बताएगा? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इनके बीच में रिलेशन को बताता है भाई। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हीट चेंजेस, ध्यान से समझिए, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की वो ब्रांच विच डील्स विद द हीट चेंजेस, जो ऊष्मा में, ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को बताता है बाई केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, मतलब रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। तो रासायनिक क्रियाओं की बात आ रही है, इसका मतलब इस ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे? थर्मोकेमिस्ट्री कह देंगे। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्म माने हीट, केमिस्ट्री माने रसायन, यानी ऊष्मा रसायन इसे हम लोग कह देते हैं भाई। ठीक है, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान से समझो, दो प्रकार की रिएक्शनें होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक मतलब आपने पढ़ रखा है ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी, जिसमें रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है।
प्लस ऊष्मा होती है उसे क्षेपी कहते हैं, जिसमें माइनस ऊष्मा होती है उसे शोषी कहते हैं। तो भैया जो एंडोथर्मिक वाली रिएक्शन होती है उसमें ER यानी जो रिएक्टेंट है उनकी एनर्जी कम होती है, और EP का मतलब क्या है, प्रोडक्ट जो बना हुआ है। जैसे अगर हम बात करें A प्लस B ने रिएक्शन करी, बनाया C प्लस D, तो ये जो A प्लस B है ये क्या कहलाएगा भाई, ये रिएक्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये रिएक्टेंट कहलाएंगे। C प्लस D ये क्या कहलाएंगे भैया, ये प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें जो ER की वैल्यू है वो कम होगी और EP की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। द किरचॉफ्स इक्वेशन एस, जो किरचॉफ की इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये क्या होती है, डेल्टा H2 माइनस का डेल्टा H1 बराबर डेल्टा CP T2 माइनस का T1। मोस्ट वांटेड है पेपर के लिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला विकल्प। देखो पिछले साल तो आया ही हुआ है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर में आए हुए हैं, लेकिन जो हम अलग से बताएं उसे जरूर पढ़ते रहना भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is an extensive property? दो तरीके की होती है, एक इंटेंसिव होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो जो हीट कैपेसिटी है यानी ऊष्मा धारिता, उसे C से भी लिख सकते हो आप, हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है भाई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो हेस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन, भैया हेस का नियम क्या होता है, कोई क्रिया चाहे एक पद में कराई जाए या कई पदों में कराई जाए, ऊष्मा का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है भाई, ठीक। तो हेस लॉ क्या बताता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस विच आर अदरवाइज डिफिकल्ट, यानी किस तरीके से किसी सब्सटेंस का निर्माण हो रहा है ये बताता है। हीट ऑफ ट्रांजिशन, कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है जब निर्माण हो रहा है ये भी बताता है। हीट ऑफ वेरियस अदर रिएक्शंस लाइक डाइमेराइजेशन, यानी कोई भी रिएक्शन हो उसकी किस तरीके से हीट में ट्रांसफर होगा, कितने स्टेप में होगा, ऊष्मा का मान बराबर रहेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ये बॉर्न-हैबर साइकिल पे काम करता है, इसे हम लोग प्रॉपर प्रूफ भी कर सकते हैं। सरल भाषा में कहें, हम डायरेक्ट एक व्यक्ति को यहां से कोई चीज फेंक के दे दें, कई स्टेप में दिलवाएं, उस व्यक्ति के पास उतनी ही चीज पहुंचेगी, ये हेस का नियम होता है भाई, ठीक है। The phenomenon of lowering of temperature when a gas is made to expand adiabatically from a region of high pressure into region of low pressure। ध्यान से समझो, कोई ऐसी गैस है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मेरे भाई एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रही है। एडियाबेटिकली मतलब जहां पे हीट चेंज जो है वो कांस्टेंट होगा। कब भैया, द फिनोमिनन ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के जो कम होने की फिनोमिनन है, यानी जो घटना है, टेम्परेचर का जो घटना है, सरल भाषा में जो कूलिंग होना है, वो क्या कहलाता है, जूल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें होती हैं जिनकी हीटिंग होती है, ये भी विकल्प में पूछ लेता है। बाकी जितनी भी होती है जूल थॉमसन इफेक्ट में लगभग सबकी कूलिंग होती है। ये जो लोग लगातार वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, पहले भी एक दो वीडियोस बना चुके हैं। सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होता है, ये मेयर का फार्मूला है, सीपी माइनस सीबी बराबर आर होता है। सीपी क्या है भैया, कांस्टेंट प्रेशर पर सी का मान है, ठीक है। हीट कैपेसिटी है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी है, आर गैस कांस्टेंट है, सीपी माइनस सीबी बराबर आर है। इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हीट चेंज नहीं होता है, तो क्या चेंज हो जाएगा भैया, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। टेम्परेचर जिसमें चेंज नहीं होता उसे क्या कहते हैं, उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, यानी समतापी प्रक्रम कहते हैं। इसे भैया हम लोग कहेंगे एडियाबेटिक, यानी यहाँ पे हीट चेंज नहीं होगा। एक रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है भाई, CaCO3 से बना है CaO प्लस CO2, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा सही है। तो डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा E के बराबर है, यानी एंथैल्पी चेंज जो है वो एनर्जी चेंज के बराबर है। ये मेरे भाई इस रिएक्शन के लिए वैल्यू ठीक है। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अब ध्यान से समझो, जो भैया एक न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उदासीनीकरण। ये उदासीनीकरण क्या होता है समझाते हैं। जब कोई एसिड किसी बेस से क्रिया करता है तो भैया सॉल्ट बनाता है और संग में वाटर यानी पानी बचाता है, ठीक। तो जो हीट निकलती है उसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, जो बेस आपने लिया है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो एसिड आपने लिया है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो भैया वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लगभग 13.7 के करीब होती है। अगर इनमें से कोई एक वीक होता है तो वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है भाई, ठीक। फिलहाल ये कांस्टेंट होती है अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे अगर हम लिख दें, मान लिया HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, संग में NaOH क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, NaCl सॉल्ट बन गया, संग में पानी यानी H2O बच गया भाई, ठीक है। इस तरीके से चीजें चलेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो स्पॉन्टेनिटी के लिए बिल्कुल ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस चेंज इज यूनिडायरेक्शनल, अचानक से, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, अचानक से जो होने वाला चेंज होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में होता है भाई, ठीक।
वंस अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अ स्पॉन्टेनियस चेंज इन वाइटल बोल लो, इरिवर्सिबल बोल लो। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, एक डायरेक्शन में ही होगा, दूसरी डायरेक्शन में नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस चेंज टू अकर, टाइम इज नो फैक्टर, इसमें टाइम पे डिपेंड ये नहीं करता। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये अचानक से हो गया, ठीक, टाइम टेकिंग नहीं होता है। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस इज, दो गैसों को आपस में मिलाना क्या कहलाता है? क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है? नहीं जी। रिवर्सिबल होता है? नहीं जी। नॉन स्पॉन्टेनियस होता है? नहीं। यानी इनमें से नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर, किसी चीज में कितनी अव्यवस्था। तो गैसों में सबसे ज्यादा अव्यवस्था होती है, तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी। द्रव में उससे कम होती है, और ठोस तो भैया ठोस ही है, वो कहीं नहीं जा रहा, यानी ठोसों में सबसे कम अव्यवस्था होती है, यानी इसकी एंट्रोपी सबसे कम होती है। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? गैस की होगी। द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, जो जीएच इक्वेशन है, वो किस पे एप्लीकेबल होती है? तो ऑल फिजिकल प्रोसेसेस इन अ क्लोज्ड सिस्टम, कोई भी बंद सिस्टम है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आदान प्रदान नहीं हो रहा है, उनके ऊपर जितने भी फिजिकल प्रोसेस होंगे उसमें जीएच इक्वेशन यानी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अप्लाई हो जाती है। द फ्री एनर्जी फंक्शन, गिब्स को भैया काहे से लिखते हैं? तो जी बराबर फार्मूला होता है एच माइनस का टीएस। जी गिब्स एनर्जी है, एच हेल्महोल्ट्ज हो गया, टी टेम्परेचर हो गया, एस एंट्रोपी हो गई, जी बराबर एच माइनस का टीएस। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लेना भाई, ठीक है। Which one of the following is equation to use the heats of reaction with delta G at 2 temperature is given? जब गिब्स एनर्जी दी रखी हुई है, दो टेम्परेचर दे रखे हैं, तो हीट को कैलकुलेट करने के लिए, ये देखो, यूज टू कैलकुलेट द हीट्स, हीट्स को कैलकुलेट करने के लिए किस रिएक्शन का, किस इक्वेशन का प्रयोग करते हैं? तो किरचॉफ इक्वेशन, अभी ऊपर दिखा भी चुके हैं आपको, किरचॉफ इक्वेशन का प्रयोग करते हैं, जहां पे T2 - T1 इक्वेशन के अंदर दिखाई देता है भाई, ठीक है। अगला क्या है? अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इज इफ, यानी अगर जो अचानक वाला प्रोसेस है वो नहीं हो सकता है। कब नहीं हो सकता है? अगर डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है एंड टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव, यानी जो टी है एंट्रोपी में चेंज और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं हो सकता है। A process is in the equilibrium state, कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम क्या होता है कि A से B बना सकते हैं और B से फिर A बना सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो हमेशा गिब्स एनर्जी में जो चेंज होगा, डेल्टा G की जो वैल्यू होती है वो चेंज इन एनर्जी जीरो होती है। हीट और वर्क कैसे होते हैं? तो पाथ फंक्शन होते हैं, रास्ते पे डिपेंड करते हैं, ऊपर बता चुके हैं भाई, ठीक है। According to which law it is impossible to reduce any system to absolute zero in temperature in a finite number of process, यानी कोई भी, it is impossible मतलब असंभव है, टू रिड्यूस यानी कम करना, एनी सिस्टम टू एब्सोल्यूट जीरो इन टेम्परेचर, किसी भी सिस्टम को जीरो टेम्परेचर पर इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस, जिसका नंबर जो है भैया एक लिमिटेड हो, फाइनाइट हो। ये कौन कहता है? तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। द इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज मैक्सिमम व्हेन, इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, जो कार्नोट इंजन है भैया, जिसे आइडियल इंजन माना जाता है, उसकी जो दक्षता है वो सबसे ज्यादा कब होगी? तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज मिनिमम, सोर्स का टेम्परेचर कम से कम हो, एंड दैट सिंक इज मिनिमम, सिंक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, तब जो इफिशिएंसी होगी वो कैसी होगी? काम करने की क्षमता जो होगी वो कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। इफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? बिल्कुल याद होना चाहिए, यहां आए ना आए, ईटा बराबर होता है 1 माइनस का T2/T1, ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। अगला है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी बता चुके हैं, दो होती हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होता है। 6P और सोसी की बात करी जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैज अ नेगेटिव वैल्यू, ऐसा कौन है जिसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है? तो हीट ऑफ कंबशन, कंबशन का मतलब होता है जलना, दहन, किसी भी चीज को जलाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए इसकी जो वैल्यू है एनर्जी की वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी भाई, ठीक है। द apparatus used to measure heat changes during chemical reactions is called, हीट को चेंज, मतलब अरे यार सरल भाषा में, ऊष्मा का क्या मात्रक होता है? कैलोरी। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। तो हीट चेंज को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैलोरी मीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है भाई? तो हम आपको बताए दे रहे हैं, ऑर्डर बिल्कुल सटीक ऑर्डर क्या होता है? Ag होता है, Ag के बाद Au होता है, Au के बाद Ag Cu, Cu के बाद Au होता है और Au के बाद में Al होता है भाई, ठीक है। तो जो चांदी है यानी सिल्वर है, इसकी कंडक्टिविटी सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी के तार घरों में डलवाओ,
बेहतरीन कंडक्टिविटी होगी। लेकिन फिर जब घर में चोरी होगी तो तिजोरी बाद में आदमी देखेगा, फिटिंग पहले देखेगा कि भैया फिटिंग है या नोच के ले गया आदमी। उसके बाद होता है कॉपर। कॉपर के भी तार अच्छे होते हैं, यही हम लोगों के घरों में पड़े ही होते हैं। उससे कम होता है एयू यानी सोना मतलब गोल्ड। अब गोल्ड के तार कौन ही डलवाएगा। सबसे घिनौने होते हैं एल्यूमिनियम वाले, जो हम लोग सरकारी वाले जो तार पड़े होते हैं ना गलियों में, वो एल्यूमिनियम के ही होते हैं। इतना अच्छा बजट नहीं होता है कि भैया जो है वो चांदी के और तांबे के और ये सब तार डाल पाए। Which of the following is a specific conductivity reagent? ऐसा कौन है जो कंडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रिएजेंट है। तो कंडक्टिविटी रिएजेंट भैया कौन है, KCl है। ठीक है, आवाज में शायद थोड़ी सी दिक्कत हो, पड़ोस में काम चल रहा है, लेकिन वीडियोस तो बनानी है तो माइक हम ऐसे करके पकड़ ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रिएजेंट, कौन है भाई, KCl है। ठीक है, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से समझो। इक्विवेलेंट ऑफ कंडक्टेंस का मतलब जो मोलर चालकता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसे कहते हैं, मोलर चालकता, जो तुल्यांकी चालकता जो है ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो आसानी से टूट जाए आयनों में, जैसे NaCl है भाई। ठीक है, NaCl क्या होता है बताओ, NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है क्योंकि आसानी से टूट जाता है। तो जो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है यानी जो तुल्यांकी चालकता है वो इंक्रीज विद डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, कितना पतला विलयन है। तो पतलापन बढ़ने के साथ साथ, डाइल्यूशन बढ़ने के साथ साथ इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है भाई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन आर सेम। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट चालकता, एंड कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकता ऑफ अ सॉल्यूशन आर सेम, यानी दोनों की वैल्यू अगर जो है वो सेम है। सेम का मतलब क्या है, यानी जो विशिष्ट चालकता है वो भी सेम है, साथ साथ में जो चालकता है वो भी सेम है। देन द सेल कांस्टेंट, जो सेल नियतांक होता है वो किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा, क्योंकि जो सेल नियतांक होता है वो रेशियो के बराबर होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता और चालकता के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। बराबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। Which out of the following will decompose on passing electric current? निम्न में से कौन धारा प्रवाहित करने पर टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ग्लूकोज नहीं होएगा क्योंकि आयनों में नहीं टूटता है भाई। ठीक है, यूरिया भी नहीं होगा, ये कोई भी इलेक्ट्रिक वाले नहीं है क्योंकि ये आयनों में नहीं टूटता। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग कहें तो NH2CONH2 होता, प्लस माइनस आएगा ही नहीं। एथिल अल्कोहल C2H5OH टूटेगा, आएगा ही नहीं। ग्लूकोज क्या होता है 612 टूटेगा नहीं, आएगा नहीं। AgNO3 टूट जाएगा क्योंकि Ag के ऊपर प्लस आ जाएगा, नाइट्रेट आयन के ऊपर माइनस आ जाएगा, और ये आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने पर भाई टूट जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन। जो हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, ध्यान से समझो भैया, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल अपघटन, जल से क्रिया। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन, किसकी किससे क्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस देखने को मिलती है सोडियम आयन और वाटर की क्रिया होती है भाई। हाइड्रोलिसिस का मतलब जल हो गया, सोडियम कार्बोनेट में सोडियम है तो सोडियम आयन और वाटर की रिएक्शन होती है जब भैया हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं सोडियम कार्बोनेट की। अमोनियम सल्फेट सॉल्ट इज, जो अमोनियम सल्फेट सॉल्ट है, यानी अमोनियम का मतलब NH4 होता है, सल्फेट का मतलब SO4 होता है, ये एक एसिडिक सॉल्ट होता है। अमोनियम सॉल्ट कैसा होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है। व्हेन मोर एंड मोर वाटर इज डाइल्यूटेड विद एसिड्स, यानी जो अम्ल होते हैं वो मतलब जो पानी मिलाते जाएं, डाइल्यूशन बढ़ाते चले जाएं, इट्स H कंसंट्रेशन विल बी। तो भैया पानी बढ़ाते चले जाओगे तो फिर क्या होता चला जाएगा, जो हाइड्रोजन आयन है, जो एसिडिटी है वो कम होती चली जाएगी, एसिड नेचर कम होता चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, जिनकी एसिडिटी यानी अम्लता या क्षारकता, बेसिसिटी रिजर्व होती है, बदलती नहीं है, आरक्षित होती है, उन्हें बफर सोल्यूशन कहते हैं। जैसे NaOH और NaCl क्या है, आपस में बफर सोल्यूशन है भाई। ठीक, दिस इज नॉट एन एसिडिक बफर। कौन एसिडिक बफर नहीं है, तो HClO4 और NaClO4 एक एसिडिक बफर विलयन नहीं है। Na में भैया देखो सीधी सीधी बात दिखाई दे रही है कि ये एसिडिक बफर विलयन नहीं है, दिस इज नॉट एन एसिडिक बफर, तो ये हमने आपको बता दिया भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस, थोड़ा सा एसिड या बेस मिलाने पर द पीएच वैल्यू ऑफ अ बफर सोल्यूशन। बफर विलयन हमने पहले कहा, बफर विलयन क्या होता है, जिनकी अम्लता या क्षारकता आरक्षित रहती है, रिजर्व रहती है, उनमें कुछ भी मिला दो तो इसका आंसर हो जाएगा अनचेंज, क्योंकि बफर सोल्यूशन है, पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगी भाई। ठीक है, What is the pH of a buffer solution? pH वैल्यू बफर सोल्यूशन की क्या होती है, तो सेम एज इट्स pKa वैल्यू, जो pKa वाली वैल्यू होती है उसके बराबर होती है बफर सोल्यूशन की वैल्यू। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल
स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग बेसिस इज नियरली द सेम, बता चुके हैं, लगभग 13.7 के करीब होती है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है, इनकी न्यूट्रलाइजेशन हिट 13.7 के करीब होती है। Which of the following is a correct method to calculate the EMF of galvanic cell? EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर हमें निकालना है किसी गैल्वेनिक सेल के लिए तो कैसे निकालेंगे भाई? बहुत सरल होता है। EMF ऑफ द सेल निकालने का तरीका होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ रिएक्शन प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यानी जो अपचयन वाला है और ऑक्सीकरण वाला। तो रिडक्शन वाला EMF निकाल लो, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लो, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो, और ऑक्सीडेशन वाला अपचयन वाला निकाल लो, ऑक्सीकरण वाला निकाल लो। अपचयन में से ऑक्सीकरण वाले को घटा दो, E की वैल्यू सरल भाषा में कहें तो अगर हम कह दें तो EMF बराबर क्या हो जाएगा? E रिडक्शन माइनस का E ऑक्सीडेशन, और इस तरीके से हम EMF की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें, फटाफट से चलते हैं भाई, काफी क्वेश्चंस हैं। दे डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, कौन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है? तो राउल्ट लॉ को फॉलो, ये शायद पीछे का कट गया, राउल्ट लॉ को कौन फॉलो नहीं करता है? जो रियल सोल्यूशन होते हैं, जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, जो रियल सोल्यूशन वास्तविक विलयन होते हैं वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज, जो एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? प्रबल विद्युत अपघट्ट जो होते हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं, उनके लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। द वैल्यू ऑफ बांट हाफ फैक्टर आई, जो बांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू है इन केस ऑफ डाइमेराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, बेंजोइक एसिड C6H5COOH, बेंजीन C6H6, इनके केस में भैया जो बांट हाफ फैक्टर है वो कितना होता है? तो आई बराबर 1 माइनस का अल्फा होता है। अल्फा क्या है? डिसोसिएशन भैया बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो बाष्प दाब का अवनमन, उन्नयन, परासरण दाब, ठीक है, मोलर रिफ्रैक्टिविटी, ये सारे के सारे काहे में आ जाते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। विच लॉ स्पेसिफिकली गवर्न द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, तो सभी को पता है बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। तो सरल भाषा में गए तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन के बराबर है। यही राउल्ट का नियम होता है भाई। ठीक है, राउल्ट के नियम का अगर फार्मूला लिख दें हम तो आपको बता चुके हैं क्या होता है, बताओ। P0 माइनस का PS अपान P0 बराबर होता है N अपान N प्लस N भैया। ठीक, बाष्प दाब का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन के ये बराबर होता है भाई। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वुड प्रोड्यूस मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है अधिक होगा? तो जिसमें आयनों की संख्या ज्यादा होगी वो अधिक होगा। ग्लूकोज टूटेगा नहीं, सुक्रोज टूटेगा नहीं, MgSO4 टूटेगा तो एक Mg बनाएगा, एक SO4 बनाएगा, 2 आयन होंगे। BaNO3 का वोल्टेज तो एक Ba होगा और 2 होंगे, यानी 2 और 1 3 हो जाएंगे। सबसे ज्यादा आयन इसमें होंगे, तो ये मैक्सिमम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट बाष्प दाब के अवनमन में अधिकतम एलिवेशन भैया दिखाई देगा। अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन बियर्स द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी एक ऐसा पेयर ऑफ सॉल्यूशन है, विलयनों का एक ऐसा समूह है, ऐसा जोड़ा है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर समान है, परासरण दाब समान है। व्हाट इज द पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें हम लोग आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन होता है? तो फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन होती है, सभी को पता है। पेड़ को क्या चाहिए? पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्या बनाएगा वो? ऑक्सीजन बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, वही ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करेंगे। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसी होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। इन फोटोकेमिकल रिएक्शन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन, कहाँ होता है? तो प्राइमरी प्रोसेस ओनली, जो स्टार्टिंग होती है तब सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है और रिएक्शन अपने आप होती रहती है भाई। ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और फॉर्म्ड पर फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज कॉल्ड, जब कभी फोटोन, समझते हो, प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों की फॉर्म में चलता है जिसे फोटोन कहते हैं, और उसे एब्जॉर्ब करके जो भैया जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो क्वांटम यील्ड कहते हैं कि कितने बने भाई। ठीक है, इन सम फोटोकेमिकल रिएक्शंस लो क्वांटम यील्ड इज ऑब्टेन्ड, मतलब कुछ रिएक्शनों के अंदर बहुत कम क्वांटम यील्ड बनती है, बहुत कम क्वांटम यील्ड मिलती है, क्योंकि अकरेंस ऑफ रिवर्स प्राइमरी रिएक्शंस, क्योंकि वहां पर उल्टी प्राइमरी रिएक्शंस होती है, यानी यहां पर उतना ज्यादा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उतनी रिएक्शन नहीं हो पाती भाई। ठीक, अ सॉल्यूशन ऑफ
क्विनीन सल्फेट ऑन एक्सपोजर टू विजिबल लाइट, यानी क्विनीन सल्फेट की जब रिएक्शन कराते हैं सूर्य के प्रकाश कह लो, विजिबल लाइट जो दिखाई दे रही है उसकी उपस्थिति में, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? फ्लोरिसेंस कहलाती है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो व्हेन अ मॉलिक्यूल और एटम इन द ग्राउंड स्टेट, जब कोई मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो वन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू अ हायर ऑर्बिटल लेवल, नहीं, केवल एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाता है भाई। ठीक है, पूरा मॉलिक्यूल एक्साइटेड लेवल में चला जाता है। ठीक है, फिर ये बहुत कम समय के लिए होता है, समय पश्चात बहुत कम होती है और बाकी बाद में ये वापस आ जाता है भाई। ठीक है, मॉलिक्यूल और एटम क्यों ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में होगा? इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में भाई। ठीक है, ऑर्गेनिक डाइज लाइक इओसिन है, कुछ डाई के नाम बताए गए, इओसिन है, क्लोरोफिल है, अल्ट्रारीन है, जितने भी हैं, शो इन द विजिबल और अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये सारे के सारे विजिबल रीजन में दिखाई देते हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिखाई देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो भैया इस प्रोसेस को फ्लोरिसेंस कहते हैं। ये लगभग 60-70 के करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। वीडियो पता नहीं कितने मिनट की हो गई, कम से कम आधे घंटे की हो सकता हो गई हो, लेकिन इस बात की गारंटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है, इस वीडियो को शेयर करने के बाद ये पीडीएफ भी वहां पे शेयर कर देंगे हम। इस पूरी पीडीएफ को भैया चार्ट डालो। ठीक, आप कहां से हो हमें नहीं मालूम है, कौन सी यूनिवर्सिटी है हमें नहीं मालूम है, लेकिन पिछली साल एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, इसमें से 10-20 क्वेश्चंस और आए हुए हैं जिन्हें भी हम जल्द ही करा रहे हैं, सारी चीजें छांट छूट के ला रहे हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।